हेलो। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम अवनीश शर्मा जेडी। स्वागत है आप सभी का एस ए टीचर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। अब आज होने वाली आपकी सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार क्लास, जिसमें हम करने वाले आपका ईबीएस और प्लस उसके साथ उर्दू, यानी कि 60 नंबर की आपकी क्लास होने वाली है। और उसमें 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 जो भी ऑनलाइन हुए हैं, और जो पिछला सीटेट हुआ है, सीटेट फरवरी 2026 में, ये टॉप 500 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है आपका एग्जाम पैटर्न पर आधारित 100%। यहीं से समझ लो पेपर छपे हुए मिलेंगे। और टारगेट है सीटेट सितंबर 2026। और इसमें मैं आपको पूरा प्रीवियस ईयर की जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बार बार रिपीट होते हैं, उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप सीटेट पहली बार देने जा रहे हैं, आपका डीएलएड के अपेयरिंग में है, बीएड के अपेयरिंग में है, या पिछली बार 2-4 नंबर से फेल हो चुके थे, तो ये क्लास आपके लिए है और शानदार क्लास है। इससे आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आने वाला है। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सारे सब्जेक्टों की मैराथन के माध्यम से पूरी थ्योरी क्लास मिलती है, मॉक टेस्ट मिलते हैं, बिल्कुल फ्री में निचोड़ मिलता है कंटेंट के साथ, चाहे वो आपका एसएसटी हो, सीडीपी हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उसके अलावा ईबीएस, उर्दू, संस्कृत, सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में आपको यहीं पर उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और एक बार ये बता दीजिएगा क्या मेरी वॉइस वगैरह आप तक क्लियर पहुंच पा रही है? उसके बाद अभी ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीट होता ही होता है। करके बताओ भाई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, और लगभग चांस है 80% के आपके एग्जाम में डायरेक्ट फंस जाए, क्योंकि मैपिंग हो गया। मैपिंग का ऐसा इतिहास ही नहीं रहा आज तक कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस ना बनाओ। आपका घर एक्स पर स्थित है और बुक शॉप वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग जिस पर रोधक लगे हैं, उसके कारण आप सीधे नहीं जा सकते। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेब्रा क्रॉसिंग पार करते हैं, और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर की दूरी तय करके बाई पर स्थित बुक शॉप पर पहुंचते हैं। बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या है, वो बात आपसे पूछी जा रही है। पिछली क्लास में मैंने इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको बहुत डिटेल में समझाया था, तो बता दीजिएगा। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। जो जो मॉक टेस्ट, जो जो प्रीवियस ईयर होते रहेंगे, उसकी प्लेलिस्ट आपको बनाते रहेंगे हम आपका। तो बता दो जल्दी से, आपके पास 30-40 सेकेंड है। कौन बच्चा इसको करेगा? इस क्लास में भी मैं इसका पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा तैयार करवा दूंगा कि आपको कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। और दिमाग शांत करके कॉपी पेन लेके बैठिए भाई। बहुत शानदार। यहां पर शशिता का बिल्कुल सही जवाब आ रहा है आपका। उसके अलावा कुछ बच्चे हैं जिनका सही जवाब आ रहा है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। कंफ्यूजन कहां पर हो चुका है आपको? कुछ बच्चों का गलत आ रहा है, कुछ बच्चों का सही आ रहा है। लगभग 50% बच्चे ही इसको सही कर पा रहे हैं पिछली क्लास को समझाने के बाद भी। अब मेरी बात सुनो ध्यान से अवनीश सर, पहले आपने सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान करवाया था, बिल्कुल करवाया था। ये वाली दिशा आपकी जो राइट साइड होती है आपका, ये यहां पर कौन सी दिशा होती है? पूर्व, यानी कि ईस्ट। इधर लेफ्ट हैंड की तरफ कौन सी होती है? जैसे आप सामने खड़े हैं, इधर सर पश्चिम होती है। हाँ सर, पश्चिम होती है, बिल्कुल सही जवाब। सर ऊपर जहां पर सिर होता है उधर की तरफ कौन सी दिशा होती है? सर यहां पर उत्तर होती है बेटे। सर जहां पर पैर होते हैं यहां पर कौन सी दिशा होती है? दक्षिण दिशा होती है। अब हमें 4 दिशाओं का ज्ञान सर हो चुका है आपका, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का। सर लेकिन उत्तर में जो ऑप्शन दे रखे हैं उसने, वो दे रखे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। तो सर हमें 8 दिशा जो इनके बीच की दिशा, उनका भी ज्ञान होना जरूरी है। तो उनका ज्ञान कैसे होगा अवनीश सर? आप ही बताओगे जैसे होगा। इनके बीच की दिशाओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। ये वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पश्चिम। इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पश्चिम। और इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण
सॉरी, इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। यहां तक का कॉन्सेप्ट आप सबको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि क्वेश्चंस में इसी टाइप से दिशा दे रखी है, इसलिए हमने ये वाला काम किया है। सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब जैसे क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा, क्या बोला? अब जैसे क्वेश्चंस को मैं पढ़ूंगा, सेम वैसे ही क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है एग्जाम में। इस बात को गांठ बांध लेना। देखो कैसे पढ़ता हूं मैं। इस सब को मिटान दो सर, यहां तक का कोई नहीं। अब जो मेन मेन लाइन है मैं उसको पढ़ूंगा और आप उसके हिसाब से आंसर दोगे। आपका घर एक्स और आपका बुक शॉप वाई पर स्थित है, यहां तक का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि घर कहां पर है? एक्स पर। तो घर मान लू मैं यहां पर एक्स पर घर मान लू, एक्स पर सर घर मान लीजिएगा आप, ठीक है, मान लिया जी एक्स पर घर है। यद्यपि आपका घर बाजार के ठीक सामने है, बीच में व्यस्त राजमार्ग है जिस पर रोधक लगे हैं, उसके कारण आप सीधे नहीं जा सकते। यहां तक हमें कोई भी क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, काम की बात है ही नहीं। यहां तक काम की बात बिल्कुल नहीं है, काम की बात यहां से स्टार्ट होगी। लेकिन यहां पे काम की बात एक है कि घर एक्स पर है और बुक शॉप वाई पर है। बस इतना हमारे फोकस में रहना चाहिए। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनेगा। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, फिर 100 मीटर जाते हैं, यहां तक पढ़ लिया हमने। हाँ जी सर, उत्तर किधर है? ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ सर 100 मीटर की तरफ चले जाओ। ये लीजिएगा 100 मीटर उत्तर में चले गए हम, यहां पर। यहां तक पहुंच चुके हैं आपका, ठीक है सर, यहां तक पढ़ लिया था, इससे पीछे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेवरिंग क्रॉसिंग पार करते हैं, यहां तक पढ़ लिया। पश्चिम किधर बताया था सर? इधर की तरफ बताया था। पश्चिम किधर है? इधर की तरफ। तो इधर की तरफ सर 50 मीटर की दूरी पर चले जाओ। इधर 50 मीटर की दूरी पर जेवरा क्रॉसिंग पार कर दिया आपने या नहीं करा है? यहां तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पीछे तक नहीं पढ़ेंगे, जहां तक पढ़ लिया हमने वहां पर कॉमा का निशान लगा देंगे। बिल्कुल लगा दिया है। और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके बाई पर यानी कि स्थित बुक शॉप पर पहुंच जाते हैं। यहां तक पढ़ लिया है। कहां पर? दक्षिण में 150 मीटर। दक्षिण किधर है सर? पैरों की तरफ था, नीचे की तरफ था, तो 150 मीटर नीचे की तरफ चले जाओ। ये लो, दूरी के हिसाब से ही बनाना है, दूरी के हिसाब से ही बनाना है। ये 100 मीटर दूरी थी, ये 150 है, तो 150 वाली लंबी होती है या नहीं होती है? ये कहां पर पहुंच गया आप? बाई पर, यानी कि बुक शॉप पर पहुंच चुके हैं आप। अब यहां पर बाई पर पहुंच गए, बुक शॉप पर पहुंच गए, देख लो बाई पर यानी कि बुक शॉप पर पहुंचते हैं। अब लास्ट वाली लाइन आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चंस बनता है और बच्चे गलत करते हैं और सही करते हैं, वो लास्ट वाले पॉइंट पर होता है। लास्ट वाला पॉइंट क्या है सर? लास्ट वाला पॉइंट है बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा क्या है? बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष पूछी गई है, यानी कि बुक शॉप पे से खड़े होके आपके घर की जो है वो सही दिशा का पता लगाना है। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। आपको समझ में नहीं आया, मैं फिर भी आपको समझाऊंगा भाई। एक बार देख लो फटाफट से। यहां तक आपने सर कोई दिक्कत की बात नहीं थी, यहां तक हमें कोई लेना देना नहीं था सर। आप पहले ठीक उत्तर में 100 मीटर जाते हैं, उत्तर में किधर है? ऊपर की तरफ है, 100 मीटर उत्तर में पहुंच गए। यहां पर पहली लाइन कंप्लीट हो गई। फिर ठीक पश्चिम में 50 मीटर लंबा जेवरा क्रॉसिंग पार करते हैं, तो 50 मीटर लंबा जेवरिंग क्रॉसिंग पार करके कहां पर जा रहे हैं आपका? पश्चिम में। तो पश्चिम किधर है? इधर की तरफ। सर दिशाओं से यहां से अंदाजा लगा लो, दिशाओं से पश्चिम इधर है तो इधर की तरफ चले गए। ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद यहां तक आपकी बात हो गई थी, और अंत में ठीक दक्षिण में 150 मीटर दूरी तय करके बाई पर बुक शॉप पर पहुंचते। कहां पर? दक्षिण में। दक्षिण किधर है? नीचे की तरफ है, तो नीचे की तरफ चले गए। अब मुझे बता दो खुद अंदाजा लगा के कि कौन सा सही होगा। अब मुझे अंदाजा लगा के खुद बता दो कौन सा सही होगा। क्या सर कैसी बात कर रहे हैं आपका? अभी बताते आपको कौन सा सही होगा। बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष, बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा है। कहने का मतलब यह है, इसके सापेक्ष आपके घर की दिशा पूछिए, जिसके सापेक्ष पूछिए उस पर प्लस का निशान बनाने को आप अवनीश सर आपने कहा था, उस पर प्लस का निशान बना दो। प्लस का निशान बना दिया उस पर। मैंने किसके सापेक्ष पूछा? बाई पर बुक शॉप के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की दिशा है, यानी कि एक्स कौन सी दिशा में है यह बात आपसे पूछी जा रही है। तो यहां से अंदाजा लगा लो भाई फटाफट से, यहां से अंदाजा लगा लो। ऊपर की तरफ कौन सी दिशा बताई सर आपने? उत्तर लिखा हुआ है। सर नीचे की तरफ कौन सी दिशा बताई है? दक्षिण लिखा हुआ है।
ठीक है सर, ये वाली कौन सी दिशा है, ये वाली कौन सी दिशा है सर, ये बताई थी आपने पूर्व। तो अब एक बात बताओ, उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा बताई थी ये, उत्तर और पूरब के बीच में कौन सी दिशा है, घर तो यहीं पर है ना, घर तो इनके बीच में आ रहा है ये वाला ये, अरे घर तो ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो ये बीच वाली इनके दिशा बता दो कौन सी है फटाफट से। सर ये वाली दिशा होगी आपकी उत्तर पूर्व, बीच वाली उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है, उत्तर पूर्व कहा जाता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा सर। यहां तक का कॉन्सेप्ट हर बच्चा समझा है तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से फटाफट से। यहां तक का कॉन्सेप्ट आप समझे तो बता दो। श्यामा पटेल, हेलो सर कैसे हैं अवनीश सर, आपकी वजह से हमारा सीटेट पास हुआ है, थैंक यू ग्रेट सर। अवनीश सर बेस्ट है, थैंक यू सो मच। श्यामा पटेल शाहरुख, इतनी अच्छी कमेंट करने के लिए। सीटेट पास हो गया तो अब अगली वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ, सीटेट पास हो गया जिसका भी वो अब अगली वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ जिससे आप गवर्नमेंट टीचर बनोगे। ये समझ में आया है तो यस कर दो जल्दी से फटाफट से। हाँ जी सर पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। अब मैं अगले क्वेश्चंस की तरफ चलने वाला हूं, जल्दी से बताओ। हाँ जी सर समझ में आ चुका है पूरा, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। ऐसे ही क्वेश्चंस को सोल्व करना है, गलती बिल्कुल नहीं करनी है, वाली बात ध्यान रख लेना हर एक बच्चा। आ जाओ जी सर अगले क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम लगा देते हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो टाइम नहीं लगा देते। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, खेल के नियमों का पालन करते हैं, वयस्कों द्वारा सलाह देने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते हैं, या फिर डी ऑप्शन है विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते हैं। बता दो स्वच्छंद खेल कौन से होते हैं। फ्री प्ले इज वेयर चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जल्दी से बता दो फटाफट से। अब उम्मीद रही है सर, देखो जो बात है डंके की चोट पे करेंगे हम सब। इसमें 100% बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है। कभी कभी ऐसी बेसिक थिंकिंग पर आधारित आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है। 100% बच्चों का बिल्कुल करेक्ट जवाब है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। हाँ जी सर आपके एग्जाम में फंसने लायक था। स्वच्छंद खेल होते हैं जहां बच्चे, स्वच्छंद का मतलब होता है ऐसी इच्छा बच्चों के अंदर जो बच्चा स्वतंत्र हो, खेलने के लिए किसी के लिए बाध्य ना हो, किसी का उसके ऊपर अधिकार ना हो, स्वच्छंद हो अपनी मर्जी से खेले, उसको कहते हैं स्वच्छंद खेल। अब आ जाओ, बाहरी अथवा भीतरी क्रियाकलाप कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बाहर भी कर सकते हैं क्रियाकलाप स्वच्छंद खेल में, यानी कि जो खेल का मैदान है बाहर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल ये भी खेल सकते हैं। और भीतरी क्रियाकलाप कक्षा के अंदर जो है कैरम बोर्ड, लूडो, ठीक है, क्विज प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से, ठीक है, ये छोटी छोटी जो खेल के अंदर होते हैं भीतरी, ये दोनों कर सकते हैं। खेल का नियमों का पालन करना गलत बात, वयस्कों द्वारा सलाह लेने पर लिंग विशिष्ट खेल खेलते गलत बात, भाई स्वतंत्र होना चाहिए, विशिष्ट क्रियाकलाप आयोजित करते गलत बात। स्वच्छंद खेल वही होते हैं जिसमें बच्चा स्वतंत्र होता है। इसका जवाब 100% बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट दिया था। इसी बात पे वीडियो को लाइक करते रहिएगा ताकि मेरा मनोबल भी बना रहे, और हर बच्चे को आंसर देना है। जहां दिक्कत आए, जहां परेशानी आए, पूछ लेना कि हाँ जी अवनीश सर यहां पर दिक्कत आ रही है। अगला क्वेश्चन लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पौधे जो थीम दे रखी है उससे संबंधित क्वेश्चन है। बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है, यानी कि कौन सा ऐसी चीज ना हो और बीज क्या हो सकते हैं, फूट सकते हैं, अंकुरण हो सकता है उनका। सूर्य का प्रकाश, वायु, नमी या मध्यम ताप, किसकी अनुपस्थिति में हो जाएगा पौधों का अंकुरण, ये बता दो फटाफट से। सर मैथ की क्लास कब होगी, जल्दी होगी बेटे। समीमा बिल्कुल। सर उर्दू की क्लास कब होगी, मेरे बाद उर्दू की क्लास होगी, जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करवा दूंगा आपको, उसके बाद उर्दू की क्लास आपकी आ जाएगी, इसी क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे उर्दू के सर। सावेद सर सबसे बेहतरीन सर, शानदार क्वेश्चंस करवाएंगे। अरे वाह भाई वाह, बहुत शानदार जवाब आ रहा है सभी का। निशांत, नीबो, खुशबू, आर्यन, प्रियंका, प्रिया, बहुत शानदार जवाब है।
अब देखो बीजों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? वायु की अनुपस्थिति में हो ही नहीं सकता, वायु की जरूरत होती है, नमी की भी जरूरत होती है, वरना पौधा पनपेगा ही नहीं। मध्यम ताप की भी आवश्यकता होती है कि एक टेम्परेचर जो है वो एक लिमिट में होना चाहिए, मध्यम में होना चाहिए, ना ज्यादा हो और ना कम हो, ना बच्चे ज्यादा हो ना बच्चे कम हो। आपको नींद कब आएगी? ना ज्यादा गर्मी लग रही हो और ना ज्यादा ठंडा मौसम हो, तभी तो नींद आएगी ना। तो वही वाली बात है कि पौधों का अंकुरण किसकी अनुपस्थिति में हो सकता है? तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में पौधों का अंकुरण हो सकता है। ये वाली बात गांठ बांध लीजिएगा। और पौधों का अंकुरण के अगर आपसे बात पूछ ली जाए कितने सेल्सियस पर होता है, तो ये बात अगर आपसे पूछ ली जाए, बीजों का जो अंकुरण होता है या पौधों का जो अंकुरण होता है, बीजों का, पौधों के, वो आपका 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर होता है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर पौधों का या बीजों का अंकुरण हो जाता है। लगभग बीज ही लगाना आप। जब पौधों की बात आ जाएगी तो वो अलग कर देंगे हम, है ना। जब पौधों वाला चैप्टर आएगा उसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर करके पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लीजिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? जल्दी से बता दो हाँ जी सर समझ में आया है। अब इस क्वेश्चंस का आंसर दो फटाफट से, जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए बनता है उसी पर आधारित, उसी पर आधारित आपका सबसे बेहतरीन क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में लगभग मैक्सिमम बार पूछा जाता है। पाश्चरीकृत दूध को लगभग डैश, यानी कि यहां पर खाली स्थान है, तक गर्म, यानी कि कितने सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। कितना? 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, या 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। बताओ पाश्चरीकृत क्या होता है? ये बात आपको पता है नहीं पता है? एक बार वीडियो को लाइक कर दो भाई सबके सब बच्चे, ताकि मेरा मनोबल बना रहे। अगर चीजें समझ में आ रही है, लग रहा है कि कुछ मजा आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करके फटाफट से बता दो एक बार। सर बहुत अच्छा, अंजलि बेगम सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, डायरेक्ट दिमाग में बैठ जाता है। थैंक यू सो मच अंजलि, अंजलि बेगम भाई। यहां पर आप फंस जाओगे इस वाले क्वेश्चंस में, मुझे पूरी उम्मीद है। इस वाले क्वेश्चंस में आप सब फंस जाओगे, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब है। कितने प्रतिशत लोगों का है ये सही जवाब? ये केवल 71% लोगों का सही जवाब है। पार्श्वीकृत का मतलब ये होता है, पार्श्वीकृत दूध को लगभग, पहली बात तो मैं बताऊंगा कितने डिग्री बाद में बताऊंगा, पहली बात तो देख लो ये होता क्या है पार्श्वीकृत। पार्श्वीकृत ये होता है जो आपका मिल्क है, ये किसी बर्तन में मिल्क होता है, यहां पर ये क्या है? दूध है बच्चे, ये किसी बर्तन में दूध है। तो दूध को हानिकारक चीजों से बचाने के लिए उसकी प्रक्रिया में पाश्चरीकृत किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि दूध को ना ज्यादा एकदम से उबाले बिना उसको शुद्ध करना और पीने योग्य बना देना, यही होता है आपका पाश्चरीकृत की प्रक्रिया। अब यह कब होता है? जब इस वाले दूध को आप आग लगा रहे हो और 15 से 30 सेकंड के लिए केवल और केवल 70 डिग्री सेल्सियस पर उबालोगे, तब यह वाली प्रक्रिया पाश्चरीकृत की पूरी हो जाएगी। कुछ लोग यहां पर 100 लगा रहे हैं, तो 100 वाला पहली बात तो 15 मिनट तक नहीं करा जाता। 15 मिनट में तो दूध 3 बार उबल जाएगा, 15 मिनट में तो दूध 3 बार उबल जाएगा बच्चे, तो 15 मिनट कैसे लगा रहे हो भाई? ये वाली बात भी तो सोचो ना। 3 मिनट गलत हो जाएगा, 5 मिनट गलत हो जाएगा। ये बताओ शुद्ध पानी का जो टेम्परेचर होता है कितने सेल्सियस तक होता है शुद्ध पानी का? पहले क्वेश्चन का आंसर, शुद्ध पानी, इसको कमेंट में बता दो फटाफट से। उसके अलावा पानी उबलता कितने सेल्सियस पर है? पानी उबलता कितने सेल्सियस पर है? दोनों क्वेश्चंस का आंसर हर बच्चे कमेंट में दे दो फटाफट से, तब देखेंगे किसमें है कितना दम। उसको छोड़ दो, डी ठीक हो गया, वो ठीक, डी ठीक हो गया, बस इन दोनों का आंसर दो फटाफट से दो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई।
फटाफट से बताओ जल्दी भाई, क्या है? किसी का भी आंसर नहीं आ रहा भाई, क्या बात हो गई? पानी का पीएच मान नहीं पूछ रहा मैं। अरे यार क्या क्या दे रहे हैं? पानी का सर्वाधिक घनत्व, अगर इसे हटा के पूछ ले, पानी का सर्वाधिक घनत्व। सर्वाधिक पूछा, सर्वाधिक। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता कितने पर है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। एक बात और पूछी जाती है यहीं पर आपसे, इसको हटा के मैं यहां पर दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूं। एक बात आपके एग्जाम पर और आती है, पानी का पीएच मान कितना होता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? फटाफट से बताओ कमेंट में, जल्दी से फटाफट से। पानी का पीएच मान बताओ भाई फटाफट से। फटाफट से बता दो। सात 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 सात, बहुत शानदार। शुद्ध पानी का जो घनत्व होता है वो 7 होता है, 7 याद रख लेना। पानी का घनत्व कितना, पीएच मान कितना होता है आपका? 7 होता है। ये वाली बात समझ में आ चुकी है हर एक बच्चे को? बिल्कुल सर। सर अब अगले क्वेश्चन पे चल लो। आप एक क्वेश्चन के माध्यम से चीजें सिखाते तो हो, लेकिन आगे भी चलते रहिएगा। भौतिक विशेषताओं के आधार पर कहूं कि पौधे को किस में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा होगा, ये न्यू क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बन भी चुका है। आरोही लता, झाड़ी, बिसर्पी लता या शौक, इसको बताओ कहू के पौधे को किस में वर्गीकृत यानी किस में डिवाइड किया जा सकता है? हाँ जी हाँ जी, बहुत शानदार जवाब है। पिंकी, खुशबू, प्रीति, बहुत शानदार। अनुपम, गुलनाज, बहुत शानदार जवाब। मीना, ये पेपर 1 की क्लास है बेटे, मीना। बहुत शानदार जवाब। देखो भाई, देखो भाई, यू आर द बेस्ट टीचर, थैंक यू सो मच। एक मिनट, ज्ञान की ये कौन है? डिम्पल शर्मा। ज्ञान की रोशनी से राह दिखाते हैं, हर मुश्किल में हौसला बढ़ाते हैं, हम खुशनसीब हैं जो मिले ऐसे गुरु, अवनीश सरो दिलों के अवनीश सर दिलों में खास जगह बनाते हैं। डिम्पल शर्मा, थैंक यू सो मच डिम्पल। अब यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनना। भौतिक विशेषताओं में यानी कि जो फिजिकल इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, भौतिक विशेषताओं के आधार पर कहू के पौधों को किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है? झाड़ी में। पहली बात तो इसमें, सॉरी 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 सॉरी, झाड़ी नहीं होगा इसमें। आरोही लता हो गया, झाड़ी हो गया, बिसर्पी लता हो गया, शौक हो गया। बिसर्पी लता में किसमें किया जाता है बच्चे? बिसर्पी लता में किया जाता है। अब बिसर्पी लता क्या होती है? बिसर्पी लता उन लताओं को कहते हैं जो किसी के सहारे से ऊपर चलती है, जो किसी के सहारे से बनती है, उनको कहते हैं बिसर्पी लता। जैसे कौन हो जाएगा? लौकी। उदाहरण के तौर पर कौन हो जाएगा बच्चे? एक एग्जाम्पल है बिसर्पी लताओं का, जैसे कि लौकी हो गया, किसी और के सहारे से ही ऊपर जाता है। हाँ जी सर। जैसे कि कद्दू हो गया, जैसे कि तरबूज हो गया, जैसे कि तरबूज हो गया, किसी और के सहारे से ही ऊपर जाता है, उसी को कहते हैं बिसर्पी लता। जो लताएं देखी होगी, पहले बताओ लौकी किस किस के घर में लगी है? पहले ये बताओ लौकी किस किस के घर में लगी है, तब मुझे थोड़ा सा आइडिया होगा। हाँ जी सर, आप जानते हो थोड़ी चीजें। फटाफट से बता दो लौकी किस किस के घर में लगी है।
क्लास 1 रनिंग। बता दो फटाफट से लौकी किस किस के घर में है एक बार, क्योंकि लौकी की लताएं देखी होगी तभी तो करोगे। बिसरपी लता क्या होता है? फिलहाल यहां पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हो सर जी, क्लास कब से स्टार्ट होगी? क्लास तो चली रही है बेटे, इसमें क्लास स्टार्ट करने वाली कौन सी बात बता रहे हैं आप? लो भाई, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में 9 से 10 बार के आसपास आया हुआ क्वेश्चन से इंपोर्टेंट है। क्या कह रहा है कि उंगलियों से छूकर एवं महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते या भैया देख नहीं सकते। बताओ, उंगलियों से छूकने की बात हो रही है और इसके बारे में थ्योरी क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, जो गारंटी बैच के अंदर है। जो गारंटी बैच के अंदर स्टूडेंट होंगे वो सब जानते होंगे। एक तो जूही कुमारी के यहां पर लौकी लगी हुई है, कद्दू लगी है ज्योति वर्मा जी के यहां पर, मनसा कुमारी के यहां पर भी लगी हुई है, और शाही आलम अंसारी के यहां पर भी लगी हुई है। बहुत शानदार भाई, मतलब ताजा ताजा फल खाते हो आप फिर तो। है अब यहां पर सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। उंगलियों से छूकर महसूस करके पढ़ने की क्रिया किसके लिए उपयोग होती है? बता दो भाई फटाफट से। डी ऑप्शन की तरफ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल शानदार जवाब जा रहा है सब बच्चों का। देख नहीं सकते, इसके बारे में उंगलियों से छूकर, अगर मैं उंगलियों से किसी भी चीज को छूकर पढ़ रहा हूं, ABNISH, क्या हो गया? जल्दी बताओ, ABNISH क्या हो गया? हाँ, आप सब बता दोगे इसको पूरा डिटेल में। तो जब मैं आंख नहीं है, देखने में दिक्कत है और उंगलियों से छूकर पढ़ रहा हूं, उसी को कह रहे हैं आपका देख नहीं सकते। उन बच्चों के लिए महसूस करके पढ़ने की क्रिया का प्रयोग करते हैं तो जो देख नहीं सकते। अब इसका कारण क्या है? एक नाम होता है ब्रेल लिपि। किस किसने ब्रेल लिपि का नाम सुना है? ब्रेल लिपि का नाम किस किसने सुना है? ब्रेल लिपि के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे। ब्रेल लिपि के जनक सबसे पहले पूछेगा, ब्रेल लिपि का जनक कौन है? तो लुईस ब्रेल लगा देना। ब्रेल लिपि के जनक कौन है? लुईस ब्रेल। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बना है। एक क्वेश्चंस बनता है, ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? ब्रेल लिपि कितने बिंदुओं पर आधारित होती है? अगर ये बात आपसे पूछ ली जाए तो बता दोगे? 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। 6 बिंदुओं पर। कोई भी एबीसीडी का अक्षर बनाएंगे, कोई भी एबीसीडी का अक्षर बनाएंगे तो वो 6 बिंदुओं से बनाएंगे। ये क्या है? ए है। कोई सा भी अक्षर बना रहे आपका, ये क्या है? कोई भी अक्षर बनाने के लिए 6 ही बिंदु का इस्तेमाल होगा। और ये किसने कही थी? आपका लुईस ब्रेल ने कही थी। ये जो दृष्टिबाधित होते हैं, किन बच्चों के लिए प्रयोग होती है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए प्रयोग होती है। समझ गए बात? हाँ जी सर, समझ गए। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बने हुए हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे यार, थोड़ा मनोबल नहीं बढ़ा पा रहे आप। क्यों भाई? अभी तक चीजें समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। हाँ जी सर, चीजें समझ में आ रही है। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो आ गया। ये क्वेश्चंस आपने कर लिए होंगे। अब ये वाला क्वेश्चंस बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके एग्जाम के लिए। बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडल ताप उच्च होता है। या फिर बी ऑप्शन है, बढ़ता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। या सी ऑप्शन है, घटता है और वायुमंडलीय ताप उच्च होता है। या डी ऑप्शन है, घटता और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। जल्दी से बता दो, बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया कब धीमी होगी? बाकी 500 लाइक पहुंचने में, अभी तो 400 ही लाइक नहीं पहुंचा पाए आप। 400 लाइक पहुंचने में 10 लोगों की कमी है, तो जल्दी से 10 लोग कोई जाइएगा और देखते हैं। मैं एक बार नाम लूंगा यहां पर, कौन बच्चे होंगे जिन्होंने लाइक कर देंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता है सब बच्चे दे देंगे, क्योंकि मैंने पीछे भी पढ़ा रखा है ये क्वेश्चन। अवनीश सर वन शायरी। अवनीश सर एक शायरी हो जाए, शायरी सुना दूं फिर एक मोटिवेशनल। फिलहाल तो यहां पर क्या कर रहे हैं भाई, अभी गलती कर दी आपने, 60% बच्चों का ही ठीक है ये वाला, 40% बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में हैं। बाष्पन, जब पानी द्रव से गैस में बदलता है उसको क्या कहते हैं, आपका बाष्पन कह रहे हैं, एक तरीके से बाष्पीकरण हो रहा है पानी का, ठीक है। शीतलन, जब जम रहा है, की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले तो घटता है और वायुमंडलीय ताप निम्न होता है। जब वायुमंडल का ताप निम्न होगा और घटेगा, तब बाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, और ये वायुमंडल में होता है जब बादल ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि परतें होती है ना कुछ, जैसे कि यहां पर वायुमंडल की कुछ परतें होती है, सौर मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आ जाता है मध्यमंडल, उसके बाद क्या आ जाता है आपका बाह्य मंडल, इसके अंदर ही क्या आ जाता है बच्चे, इसी के अंदर ताप मंडल कहते हैं इसको, या इसी के अंदर आयन मंडल भी होता है ना। वो अभी डायग्राम नहीं है तो मैं वो बता के आपको बता नहीं रहा। फिर आता है बहिर्मंडल, ठीक है। अब जो सारी की सारी ये घटनाएं होती है बाष्पन के कारण शीतलन की, ये इस वाली परत के नीचे ही हो जाती है, जो नीचे की परत है ना सौरमंडल, जो 13 किलोमीटर के आसपास इसका जो एवरेज पाया गया है, 13 किलोमीटर के आसपास पाया गया है, तो वो इसी के अंदर हो जाती है, ठीक है। और दूसरा पूछता हवाई जहाज किस में उड़ाया जाता है, समताप मंडल में। हाँ, जो उल्का पिंड आके जो जल जाते हैं वो किस में जलते हैं, मध्य मंडल में। जो रेडियो संबंधित तरंगे होती है वो इसमें होती है। आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है, ओजोन परत किस में पाई जाती है, समताप मंडल में। बहिर्मंडल में हीलियम और हाइड्रोजन गैस किस में पाई जाती है, बहिर्मंडल में। तो ये सारी की सारी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाले होते हैं, जो मैं बता रहा हूं आपको। चलो भाई आगे आ जाओ। बाकी 600 प्लस लोग लाइव है, और लाइक अभी कितनी है, 340। तो क्या करोगे भाई, लाइक को अपने घर पे रखोगे क्या ले जाकर, जल्दी से बताओ, लाइक को अपने घर पे ले जाके रखोगे क्या। अरे फ्री की क्लास चल रही है, यूट्यूब पर प्रैक्टिस चल रही है, आपका कॉन्सेप्ट को समझ रहे, केवल आपसे एक ही चीज करने के लिए तो बोल रहे कि लाइक कर दीजिएगा। चलो कोई बात नहीं, सब स्वेच्छा की बात है बच्चों के हमारे। बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, श्वांग, मटकी, भंगोरिया या लावनी। फटाफट से बता दो ये कहाँ की है। बुंदेलखंड की पूछी जा रही है आपका, अलग अलग स्टेट में अलग अलग की चीजें पूछी जाती है। सर हमारी कमेंट क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, पेपर 2 की क्लास है क्या। मीना नहीं, पेपर 2 की नहीं है बच्चे, मीना पेपर 2 की नहीं है, पेपर 1 की ईवीएस की क्लास है ये। फटाफट से बता दो जल्दी से। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्या जवाब है भाई, शानदार जवाब आ रहा है सभी हमारे प्यारे स्टूडेंट का। बस इसका जवाब दो इसमें, क्योंकि अलग है ये आपका। सर प्लीज टेल मी ईवीएस का क्लास पेपर 2।
भाई ये पेपर 1 में आता है, बता तो दिया मैंने। अब आप क्या करके मानोगे। अब यहां पर बात हो जाए आपका बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली नृत्य शैली है, कौन सी है आपका यहां पर। लावनी हो जाएगी महाराष्ट्र की, जिसकी राजधानी क्या है, मुंबई है। ठीक है। भंगोरिया ये महाराष्ट्र की भी सीमा पर लगती है और मध्य प्रदेश के सीमा के अंदर भी आती है, प्लस मध्य प्रदेश का जो नीचे वाला एरिया है उसके अंदर भी ये चीजें देखने को मिलती है। ठीक है। महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, मुंबई है, और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या, भोपाल है। मटकी तो पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के अंदर आ जाता है। हाँ जी सर, ये तो ठीक हो गया। मध्य प्रदेश की राजधानी यहां पर लिख देता हूं मैं, भोपाल। बुंदेलखंड की बात कर लूं तो स्वांग है, स्वांग। कहां की, बुंदेलखंड क्षेत्र की फुर्तीली। तो मटकी गलत हो जाएगा, ये लावनी गलत हो जाएगा। बुंदेलखंड की क्या है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है यहां पर आपका, है ना। अब यहां पर अगले क्वेश्चंस की तरफ आ जाओ फटाफट से, जो इंपोर्टेंट है। देखो आपके बारे में, पौधों के बारे में भी आपका दे रखा, जब आपकी 6 थीम और उप थीम के बारे में जिक्र करोगे तो वहां पे एक अलग से टॉपिक है पौधे नाम का, तो वहां से ये क्वेश्चंस बनता है। और ऐसा सीटेट का कोई पेपर नहीं है जहां पर इससे संबंधित पौधे, जानवर और उसके अलावा घर वगैरह पक्षियों से संबंधित क्वेश्चंस ना बनते हो, तो बनेगा ही बनेगा। पौधों के संदर्भ में सही विकल्प का पहचान कीजिएगा। ए है पौधे भूरक्षण को रोकते हैं। बी आपका मृत एवं सूखी पत्तियां उर्वरक एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होती है। सी है पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं। डी है पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं। इन चारों स्टेटमेंट को आपको पेपर में बहुत फास्ट पढ़ना है ताकि आपका टाइम बच सके, क्योंकि 2 ही सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपको नंबर दिलवाते हैं, एक सीडीपी हो गया और एक आपका ईबीएस हो गया। कोई कोई बच्चा हिंदी को भी अच्छा कर देता है तो वो बात हिंदी में भी फंस जाती है, लेकिन सीडीपी और ईबीएस ऐसे है कि 60 में से लगभग 55 क्वेश्चंस आप ठीक कर सकते हो। लेकिन अगर जैसे ये दोनों ठीक हो गए आपका मनोबल वहीं पर बढ़ जाएगा, है ना। 50 के आसपास, 55 के आसपास भी नंबर आ गए, आपका मनोबल वहीं बन जाता है बच्चे। फाइव पॉइंट जीरो बैच फॉर सीटेट नॉट स्टार्टेड। हाँ अभी नहीं हुई है, उसमें क्लास 20 तारीख से स्टार्ट होगी। बाकी 4.0 में करवा लीजिएगा, वहां से थोड़ी पढ़ लीजिएगा और आपको खुद उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो आपको खुद कर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहां पर जैसे इसकी बात आ जाएगी, ठीक है भाई, सही जवाब आ रहा है सभी का। 100% बच्चों का बिल्कुल ठीक जवाब है, यानी कि पेडागोजी वाला कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा समझ सकते हैं। अब कहने वाली बात तो यही हो गई ना, पौधों के संदर्भ में सही पहचान कीजिएगा। पौधे भूरक्षण को रोकते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। कैसे रोकते हैं भाई, यहां पर ये पौधे लगे हुए हैं। हाँ सर पौधे हरे होते हैं, आप सही कलर का यूज कर रहे हो बिल्कुल, ठीक है। हाँ सर ये तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इधर से कोई नदी जा रही है, इधर से कोई नदी जा रही है, ये वाला भाग बच्चे मिट्टी वाला हो जाएगा। यहां पर मिट्टी वाला है, सफेद वाला, तो पौधे मिट्टी में ही लगे होते हैं। एक जब नदी जाती है तो नदी जो है वो मिट्टी को अपने साथ लेके जा सकती है, तो भूमि खिंच सकती है, भूरक्षण हो सकता है। तो पौधों, उसकी जो पौधों की जड़ें होती है वो जमीन को, मिट्टी को टाइट करके इतना रखती है कि भूरक्षण ना हो सके। कितना भी नदी का पानी आ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, मतलब इतना जल्दी नहीं वो मिट्टी को खींच के अपने साथ लेके जा सकती है। क्यों, क्योंकि वहां पर पौधे खड़े हैं। तो कहने का मतलब यही है बेटे कि पौधे भूरक्षण को रोकने का काम करते हैं। मृत यानी कि बेकार जो पौधे, पत्ती झड़ गई, सूखी पत्तियां जो इसके अंदर से झड़ गई पौधों के, उर्वरक, उर्वरक कहते हैं आपका जो यूरिया वगैरह होता है, खाद वगैरह होता है, एवं कीटनाशक बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, गलत बात, ये नहीं होते। पशु पौधों को आश्रय प्रदान करते हैं, अरे पशु पौधों को आश्रय प्रदान नहीं करते, पौधे पशु को आश्रय प्रदान करते हैं। आश्रय का मतलब होता है घर टाइप में, जैसे है ना। पौधे हमें बीज प्रदान करते हैं, ये वाली बात ठीक है। पौधे, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें बीज भी देते हैं, जिनमें से कुछ खाए जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ए और
डी, ए और डी किसमें दे रखा आपका? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 100% बच्चों का बिल्कुल ठीक था। मेरा दिल खुश हो गया भाई इस वाले क्वेश्चंस पे, तो इस वाले क्वेश्चंस पे मेरा दिल खुश हो गया। तो प्लीज बता दीजिए पेपर 2 बच्चे ईबीएस का क्लास ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं अनवरी, लेकिन ज्यादातर ये पेपर 1 में ही आएगा, पेपर 2 में कम आएगा। पेपर 2 वाले एसएसटी पे फोकस कर सकते हैं ज्यादा, अगर वो आर्ट साइड वाले हैं तो। साइंस साइड वाले हैं तो वो आपका मैथ को और साइंस को पढ़ेंगे। पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है, फल परागण में सहायता करते हैं, फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, या फिर डी ऑप्शन है पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देने का काम करते हैं, सहारा देते हैं। फटाफट से बताओ इसका जवाब कौन सा करेक्ट हो जाएगा? फटाफट से बताओ। बाकी 500 लाइक पहुंचने में केवल और केवल 7 लाइक की कमी है। 500 लाइक आपकी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद आपका बहुत खुशी हो जाएगी आपकी, है ना? बता दो फिलहाल, पहले तो इसको बताओ। ये ऑप्शन बता रहे कुछ लोग। सी 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 सी, एक बच्चा पूछ रहा है ऑनलाइन क्लास का फीस कितना है? उर्वशी, वो कॉलिंग वालों पे कॉल करके पूछ लो, हमने नंबर दे रखे वीडियोस वगैरह में बेटे, है ना? तो आप कॉलिंग वालों पे कॉल करके पूछ सकते हैं इस चीज को, है ना? यहाँ पर थोड़ा टाइम हो जाएगा। हाँ कैलाश, गारंटी बैच का क्लास लेना है तो आप वो कर सकते हैं, है ना? अब यहां पर अगर मैं बात कर लूं आपका पौधों के भाग तथा उनके कार्य भूमिकाओं के नीचे बताया गया है, यानी कि एक पौधा ऐसे करके खड़ा है, पहले मैं पौधा ही बना लेता हूं आपका, ये जी खड़ा है। सबसे उपयुक्त कथन है, जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है, जड़ें पौधों को पत्तों से जोड़ती है। जड़ नीचे होती है, बीच का हिस्सा होता है तना, तना जोड़ता है तना। फल परागण में सहायता करते हैं, गलत बात। फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं, बिल्कुल। जो प्रजनन कर रहे हैं पौधे, उसके बाद प्रजनन करने के बाद फूल पैदा होते हैं, समझ के बाद। पत्ते पौधों के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं, गलत बात। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सी ऑप्शन वालों बहुत बहुत बधाई हो। हेलो अवनीश सर। मलिक, नजराना, पहचान लिया बेटे? नजराना ओल्ड स्टूडेंट है हमारे आप, है ना? पहचान लिया आप, सही है। यहां तक का कॉन्सेप्ट समझ में आया है? एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, फिर मैं आपको ईबीएस वाले सर को बुला दूंगा। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है बच्चे, जरा इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए रख लिया है आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल चुनिए। मिजोरम, संघ शासित का मतलब होता है केंद्र शासित, राज्य नहीं चुनना, दोनों के दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो। मिजोरम और लक्षद्वीप, झारखंड और छत्तीसगढ़, लद्दाख और पुदुचेरी, जम्मू और कश्मीर और नागालैंड। बताओ फटाफट। ये लास्ट क्वेश्चन से, इसके बाद आपके ईबीएस के सर आ जाएंगे। और थैंक यू सो मच लाइक करवाने के लिए। उर्दू के, सॉरी सॉरी सॉरी, उर्दू के सर आ जाएंगे, उर्दू के सर आ जाएंगे। और दूसरी बात यह, अभी लाइक कर दो भाई फटाफट से सबके सब। बाकी मैं काम करता हूं यहां पर। निम्नलिखित में से भारत के संघ शासित प्रदेशों का युगल है, ठीक है? यहां पर मिजोरम राज्य है, जिसकी राजधानी क्या है बच्चे? आइजोल होती है, आइजोल। पहले लक्षद्वीप की राजधानी लिखो। लक्षद्वीप की राजधानी कमेंट में बता दो। झारखंड की राजधानी क्या है? मिजोरम की राजधानी आइजोल ही होती है, ठीक है? मैं सोचा इंफॉल, इंफॉल किसकी होती है? मणिपुर की राजधानी क्या होती है? मणिपुर की राजधानी क्या होती है? इंफॉल, ठीक है? मणिपुर की राजधानी। लक्षद्वीप की बताओ, झारखंड की राजधानी क्या है बच्चे? रांची है। झारखंड क्या है? राज्य है आपका। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है, ठीक है? ये भी राज्य है आपका, तो गलत हो जाएंगे दोनों। ये राज्य है, ये केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख की राजधानी क्या है? ले।
पुडुचेरी की राजधानी क्या है? पुडुचेरी है, तो ये वाला ठीक हो जाएगा क्योंकि उसने केंद्र शासित प्रदेश पूछा था। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी क्या है? दो होती है जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, एक तो श्रीनगर हो जाती है, एक जम्मू हो जाती है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो यहां पर यह भी गलत हो जाएगा क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये राज्य है। ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपके मैं बुला लेता हूं आपका उर्दू के सर को, तो एक बार बता दीजिएगा, जोरदार तरीके से आ जाइएगा सर। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद शाहवेज और इस क्लास के अंदर अभी जो आपने देखा है ईवीएस की क्लास हो चुकी है। अब जो स्टार्ट होगी वो आपकी उर्दू पेडागोजी की क्लास स्टार्ट होने वाली है, जो कि आपके सीटेट के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करने वाले हैं, है ना। लेकिन उससे पहले क्या है कि मैं अपनी पीपीटी जो है डाउनलोड कर लूँ। 1 मिनट का वेट करेंगे सब लोग। इतना आप लोग वीडियो को लाइक करो, इतना आपकी पीपीटी जो है डाउनलोड हो रही है, हो चुकी है वैसे, है ना। मैं आपकी कमेंट देख लेता हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर जी। हाउ आर यू? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है और आप लोगों की दुआ है। तो सब लोग जो है एक बार सभी लोग सलाम कर रहे हैं, तो मैं सभी लोगों का एक ही साथ सलाम ले रहा हूँ, वालेकुम अस्सलाम। क्योंकि सबका नाम लेकर के अलग अलग सलाम करना थोड़ा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा टाइम खिंच जाएगा, है ना। चलिए, तो हमारी पीपीटी जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा वो यही रहेगा, है ना, जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है ना। चलिए, बाकी बातें जो है बाद में करेंगे, क्लास स्टार्ट कर देते हैं पहले आगे। चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका ये, से लिसानी फॉर्मूला फॉर्मूले के मुताबिक तीसरी जबान होती है। यानी कि जो से लिसानी फॉर्मूला है आप लोगों को पता है, यानी कि 3 भाषा वाला, 3 लैंग्वेज वाला आपका फॉर्मूला है। तो उसके मुताबिक जो आपकी तीसरी जबान होगी वो क्या होगी, वो पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका सिर्फ संस्कृत, बी ऑप्शन है आपका हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के लिए अलीदा जबान, सी ऑप्शन है सिर्फ कोई गैर मुल्की जबान, और डी ऑप्शन है पूरे मुल्क में एक जैसी जबान। तो इसका सभी लोग आंसर देंगे जल्दी जल्दी। चलिए भाई, मैं आपके कमेंट देख लेता हूँ। जी, तो सभी लोगों का आंसर जो आ गया है बी आ गया है, और बी क्यों आया है वो मुझे पता चल चुका है भाई। सब लोगों का क्यों आ रहा है, सब लोगों का बी आंसर इसलिए आ रहा है क्योंकि पहला क्वेश्चन है यहाँ स्क्रीन पर दिख चुका था आपको, है ना। चलिए खैर, कोई बात नहीं। तो सब लोगों का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है बी आंसर। तो आपका जो बी आंसर है वो बिल्कुल सही है। क्यों सही है भाई? वो इसलिए सही है क्योंकि जो आपकी तीसरी जबान होती है वो तीसरी जबान जो फॉर्मूला है वो ये है कि आपने 2 जबान सीख ली, उन 2 जबान के अलावा जो आप तीसरी जबान सीखोगे वो आपकी से लिसानी फॉर्मूला के अंदर ऐड होती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदुस्तान में तालीम में जबान की पॉलिसी फॉर्मूला से लिसानी फॉर्मूला कहते हैं। से लिसानी फॉर्मूला के मुताबिक तीसरी जबान हिंदी और गैर हिंदी बोलने वाली रियासतों के अलीदा जबान होती है। यानी कि जहां आपको जैसे कोई रियासत है जो उसमें हिंदी और आपकी कोई गैर हिंदी, जैसे आप ये सोचो कि इंडिया है, हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान में हिंदी बोली जाती है और उसके अलावा और भी लैंग्वेज हम बोलते हैं। जैसे हम लोग हैं तो हमें क्या आती है, हिंदी आती है और साथ में हमें उर्दू आती है। तो अगर हम उर्दू और हिंदी के अलावा आगे कोई तीसरी जबान सीखते हैं, जब हम जैसे इंग्लिश सीखे या मराठी सीखे या अदर लैंग्वेज सीखे, तो वो तीसरी जबान जो सीखेंगे हम, वो हमारी सहलिसानी फॉर्मूला के अंदर आएगी, ठीक है। बाकी जो है आपके बाकी ऑप्शन जो हो जाएंगे वो गलत हो जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, बतौर हिकमत अमली कसीर लिसानियात से मुराद है। ठीक, हिकमत अमली का मतलब होता है आपका रणनीति। तो किस चीज की रणनीति है भाई? कसीर लिसानियात। कसीर लिसानियात का मतलब होता है मल्टीपल लैंग्वेज, यानी कि मल्टीपल लैंग्वेज की जो रणनीति है उसके बारे में पूछा गया है। उससे क्या मुराद है ये पूछा गया है। पहला ऑप्शन है आपका
स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस। बी ऑप्शन है आपका तमाम तलबा को मादरी जबान की तदरीस व आमोजिश। सी ऑप्शन है तलबा की जबानों का इस्तेमाल करना। और डी ऑप्शन है तलबा को गैर मुल्की जबान सीखने के काबिल बनाना। तो बताइए भाई इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, बी आंसर, बी 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 बी, सभी लोगों का आंसर अभी बी चल रहा है। इसका आंसर भी बी दे रहे हो आप लोग। तो सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है भाई वो बी आ रहा है। चलिए देखते हैं भाई इसका सही आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, क्यों होगा वो आप देख लो भाई। क्या लिखा है तीसरे ऑप्शन में, तलबा की जबानों का इस्तेमाल करना। तो जो आपका मल्टीपल लैंग्वेज है ये कहाँ आया था आपका, जो आपका ये इसका जो मेन मकसद है कहने का वो ये है कि आप क्लास के अंदर अपने बच्चों को जब पढ़ा रहे हो तो वहाँ पर मल्टीपल लैंग्वेज का यूज़ करो, यानी कि कसीर लिसानियात का यूज़ करो। उससे क्या फ़ायदा होगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि जो भी हमारे स्कूल में और हमारी क्लास के अंदर बच्चा बैठा है तो वो अपनी मादरी ज़बान को इस्तेमाल कर सकता है और कुछ भी जो भी उसे पूछना होगा वो अपनी ज़बान में पूछ सकता है, यानी कि अपनी मादरी ज़बान में पूछ सकता है। इससे क्या होगा, इससे वो बच्चे का जो मोटिवेशन है वो बिल्ड होगा, है ना। जो हिचक है, हिचकिचाता है सवाल पूछने में बच्चा, वो नहीं पूछेगा। जो उसका डर है वो खत्म हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आएगा, है ना। तो इसलिए क्या कहा गया। और दूसरी चीज़ क्या आएगी कि भाई एकता आएगी, आपकी राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी कि क्योंकि क्लास के अंदर सभी तरह के बच्चे होंगे जो अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे। तो अलग अलग लैंग्वेज बोलेंगे तो एक दूसरे तक हमारी जो लैंग्वेज है वो ट्रांसफर होगी सभी बच्चों के अंदर। ठीक है, देखो आगे क्या है भाई, कसीर लिसानियत बतौर हिकमत अमली से मुराद तलबा की जबान का क्लासरूम में दर्स व तदरीस के दौर उन इस्तेमाल होना। ठीक है, दौरान इस्तेमाल होना। ठीक है, यानी कि आप जो तदरीस होती है, तदरीस मतलब शिक्षण, तो शिक्षण के अंदर आपका मल्टीपल लैंग्वेज यूज होना चाहिए। और दर्स का मतलब होता है आपका पार्ट, ठीक है, लेसन। तो लेसन के अंदर मल्टीपल लैंग्वेज यूज होना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका गलत हो जाएगा, स्कूल में बहुत सी जबानों की तदरीस, ये गलत हो जाएगी भाई। बहुत सी का मतलब नहीं है, सिर्फ मल्टीपल लैंग्वेज की यूज कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि बच्चों को आसानी हो, पढ़ाई करने में आसानी हो, इसलिए मल्टीपल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। ठीक है, बी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ मादरी जबान की बात नहीं चलेगी, सभी लैंग्वेज की बात चलेगी। सारी ही कोई सी भी लैंग्वेज हो सकती है, अदर लैंग्वेज भी हो सकती है मादरी के अलावा। ठीक है, और डी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे जो आपको क्वेश्चन आता है सबसे शुरू में डेज आता है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, एक आमोजिस की खामी जो हैंड राइटिंग और उम्दा हर की महारत को मुतासिर करती है। ठीक है, एक आपका स्टूडेंट है, उसको क्या कर रही है, हैंड राइटिंग में परेशान हो रहा है बच्चा, उससे सही से लिखा नहीं जा रहा है। और उम्दा हर की महारत में भी वो उसको प्रॉब्लम हो रही है। उम्दा हर की महारत किसको कहते हैं, फाइन मोटर को कहते हैं। ठीक है, फाइन मोटर जो होता है आपका, यानी कि सूक्ष्म कौशल जो होते हैं आपके उंगली वाले, फिंगर वाले, उनमें प्रॉब्लम है बच्चे के। ठीक है, पहला क्या है ऑप्शन आपका, डिस डिसलेक्सिया। बी ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया। और सी ऑप्शन है डिसकैलकुलिया। और डी ऑप्शन है आपका डिस्ग्राफिया। तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा इसका। जी, डी डी डी, सभी लोगों का जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है भाई। टोटल लोगों का आंसर डी है। अच्छा, डी आंसर जो है आप लोगों का बिल्कुल सही है। डी आंसर जो है आपका सही है। जब लिखने की प्रॉब्लम आती है तो उससे क्या हो रहा है, उस बच्चों को क्या है, उसको डिस्ग्राफिया है, यानी कि जो लिखने में कोई कमी आती है तो उसको हम बोलते हैं डिस्ग्राफिया। ठीक है, पढ़ने में कमी आती है तो क्या कहते हैं भाई, पढ़ना लिखना, लिखने में कमी आएगी तो फिर इसमें आ गया आपका लिखना का, तो डिस्ग्राफिया में पढ़ने में आएगी डिसलेक्सिया। और डिस्प्रेक्सिया लैंग्वेज का हो जाएगा। और डिसकैलकुलिया जो हो जाएगा गणित का प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब जोड़ने घटाने में दिक्कत आएगी बच्चों को। ठीक है, आगे जवाब में क्या लिखा है, डिस्ग्राफिया यानी कि किताबन। ठीक है, हर्ष किताबन भी इसको बोलते हैं। एक आमोजिस की खामी के हैंड राइटिंग है जो उम्दा हर की महारत को मुतासिर करती है, जिसको हम बोलते हैं लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक है, चलिए भाई, ये जो आती है आपकी डिस्ग्राफिया, इसको अगर बड़ा नाम जो है वो है आपका लर्निंग डिसऑर्डर। ठीक, इसका ही एक पार्ट है ये डिस्ग्राफिया या डिसकैलकुलिया वगैरह जो है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, जबान की खामी जो कि लिखने की सलाहियत पर असरअंदाज होती है, इसे क्या कहते हैं। ठीक, पहला ऑप्शन है आपका
डिसकैलकुलिया और डिसलेक्सिया। अच्छा, पहला ऑप्शन है डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन है डिस्प्रेक्सिया और सी ऑप्शन है आपका डिसकैलकुलिया और डी ऑप्शन है डिसग्राफिया। तो बताइए कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। बच्चे में क्या हो रहा है, लिखने में दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो लिखने में दिक्कत आएगी तो कौन सा ऑप्शन सही होगा वो बताइएगा आप लोग, है ना। जी, तो सभी लोगों का आंसर आ रहा है डी 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 डी। टोटल लोगों का आंसर डी आ रहा है ना। तो जो डी आंसर है आप लोगों का बिल्कुल सही है भाई, क्योंकि जब लिखने की प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसग्राफिया बोलते हैं, ठीक है। तो जब लिखने की प्रॉब्लम है बच्चे के अंदर, यानी कि जो जबान की खामी है और उसकी वजह से क्या हो रही है, लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सही आंसर होगा डिसग्राफिया, ठीक है। बाकी ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। आप इसमें पढ़ भी सकते हो डिसग्राफिया, इस दुश्वारी का ताल्लुक लिखने यानी कि तहरीर से होता है। तहरीर मतलब कि राइटिंग, ठीक। इसकी वजह से हुरूफ, अल्फाज और जुमले को लिखने में हिज्जा और ख्यालात को मुंतजिम करने में मुश्किलात होती है, ठीक है। मतलब क्या है, हिज्जा का मतलब होता है स्पेलिंग, यानी कि स्पेलिंग में भी बच्चा क्या करता है, प्रॉब्लम करता है और अपने ख्यालात भी वो अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पाता लिख करके, ठीक है। डिस्ग्राफिया से दो चार तलबा की तलीफ हर की महारत यानी कि फाइन मोटर स्किल मुतासिर होती है, ठीक है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है बैन उल अफरादी जहानत का ताल्लुक किससे है, यानी कि आपका इंग्लिश में होता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी, इसका ताल्लुक किस चीज़ से है वो पूछा गया है। पहला है आपका अपने ख्यालात और जज्बात समझाना, दूसरा ऑप्शन है आपका दूसरों के जज्बात, दूसरों की जबान, जज्बात और हरकत समझना, और सी ऑप्शन है आपका हैवानियात और माहौल के साथ ताल्लुक। हैवानियात मतलब के जानवरों और माहौल मतलब के वातावरण जो है आपका सामाजिक, इससे ताल्लुक रखना, ठीक है। डी ऑप्शन है आपका मौसीकी और गाने, यानी कि म्यूजिकल चीजें होगी, म्यूजिक हो गई, गाने हो गए, है ना। तो बताइए कि भाई इसका क्या आंसर आएगा। हाँ जी, किसी का आ रहा है ए ऑप्शन और किसी का आ रहा है बी आंसर, है ना। किसी का आंसर ए है और किसी का आंसर बी है। ए बी ए बी ए बी, यही आपका आंसर चल रहा है सब लोगों का। चलिए भाई देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इसका सही जो आंसर होगा आपका वो होगा बी आंसर, ठीक है। बी आंसर यानी कि दूसरों की जबान के जज्बात और हरकत समझना, ठीक है। जब हम दूसरों की जबान या हरकत समझते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, बैनुल अफराती जहानत बोलते हैं, ठीक है। हदूनुल अफराती जहानत किसको बोले कि इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। हदून, हदून था, हाँ हदून। तो इसका अपोजिट हो जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर अपने ख्यालात और जज्बात समझना आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग होता है वो ये होता है कि दूसरों के जज्बात और दूसरे के ख्यालात को समझना, जो कि आपके जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं इन लोगों के अंदर ज़्यादा होता है, मनोवैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं इनके अंदर ये वाली बुद्धि यानी कि ये वाली जहानत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बाकी ऑप्शन जो हो जाएगा आपके गलत हो जाएंगे। चलिए भाई आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका म्यूजिक की जहानत किस काम में ज्यादा होती है, ठीक है। म्यूजिक की जहानत यानी कि म्यूजिक वाली जहानत, ठीक। पहला क्या है, म्यूजिकल इंटेलिजेंसी के का ताल्लुक पूछा है किससे है। पहला ऑप्शन है आपका खेल और डांस, दूसरा ऑप्शन है म्यूजिकी और साज बजाना, सी ऑप्शन है साइंस में तहकीक, यानी कि साइंस में तहकीक यानी कि सर्च करना, रिसर्च करना किसी चीज पे, डी ऑप्शन है दूसरों की जज्बात समझाना, समझना, ठीक है। तो बताइए भाई इसका क्या आंसर है। अपने ख्यालात के बारे में जानना, इंटरपर्सनल, दूसरों के ख्यालात को जानना समझना, इंट्रापर्सनल, जी। अरे आपने तो एक ही लिख रखा है। इंट्रा और इंटर, इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, इंटर और इंट्रा, ठीक। एक होता है इंटर पर्सन और एक होता है इंट्रापर्सनल। चलिए भाई, तो सभी का आंसर जो आ रहा है वो बी 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 आंसर आ रहा है सभी का, टोटली लोगों का बी आंसर है और बी आंसर आप लोगों का सही है ना। बी आंसर आपका सही है क्योंकि इसमें साफ सुथरा लिखा हुआ है म्यूजिक की जहानत के बारे में पूछा है और यहाँ पे म्यूजिक ही लिखा हुआ है। और म्यूजिक का मतलब क्या है भाई, सीधा सीधा म्यूजिक यानी कि गाने वगैरह जो होते हैं आपके, गाने जो होते हैं, है ना।
और साज बजाना वो होता है जो पहले ज़माने में आपने देखा होगा, ऐसा होता था वो, जैसे आजकल हम वो बजाते हैं ना, क्या बोलते हैं, वायलिन होता है, क्या होता है वो ऐसे जो बजाते हैं, है ना। तो ऐसे ही साज बजाना हो, उससे म्यूजिक की आवाज़ निकलती, धुन निकलती थी, उसको पहले ज़माने में होता था ये साज, ठीक है। तो बाकी जो है आपके गलत हो जाएगा, यानी खेल और डांस जो है ये भी गलत हो जाएगा, साइंस में तहकीक ये भी गलत हो जाएगा, और दूसरों के जज्बात वगैरह जानना यह भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो ये है, चौथी जमात का एक उस्ताद देखता है कि कुछ तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड के वगैरह के जरिए जबान के नए तसुरात को समझते हैं, सॉरी सीखते हैं। इनकी आमोजिश का अंदाज कहलाता है। मतलब देखो कोई चौथी क्लास के स्टूडेंट है और वो क्या सीख रहे हैं, कुछ चीज़ों से, जैसे चार्ट पेपर हो गया, फ्लैश कार्ड हो गए और स्मार्ट बोर्ड हो गए, इन चीज़ों से नए तसुरात यानी कि नए विचार सीख रहे हैं। तो जब नए नए विचार इन चीज़ों से सीख रहे हैं तो वो कौन सी आपकी टीएलएम यूज कर रहे हैं वो पूछा गया है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका विजुअल यानी कि बसरी, और बी ऑप्शन है जिस्मानी हरकत और सिनासी यानी कि काइनेस्थेटिक, और सी ऑप्शन है आपका जमालियात यानी कि एस्थेटिक, और डी ऑप्शन है आपका समी यानी कि ऑडियो। तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा। हाँ जी, जी ए सब लोगों का जो आंसर आ रहा है ए आ रहा है। अच्छा, कुछ लोगों का बी आंसर भी है, बी फॉर बेस्ट टीचर। अच्छा मलिक शेख जी, थैंक यू। कुछ लोगों का बी आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का ए आंसर आ रहा है। चलिए भाई देखते हैं। वैसे इसका जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका पहला आंसर, है ना। क्यों होगा पहला आंसर, क्योंकि जैसे आपका चार्ट पेपर है तो ये कौन सा टीएलएम है भाई, यानी कि कौन सी आपका बसरी है ना, ये तो बसरी है, यानी कि कौन सा टीएलएम है, ये देखने वाला टीएलएम है, यानी कि चार्ट पेपर को हम सिर्फ देख सकते हैं, है ना, सुन थोड़ी सकते। चार्ट पेपर पे बोलता है, आपने कभी देखा है चार्ट पेपर को, चार्ट पेपर जो है वो बोलता है, बोलता हुआ देखा है, नहीं देखा है, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं, ठीक है। आपका फ्लैश कार्ड है तो फ्लैश कार्ड भी ऐसे ही होता है, वो बोलता थोड़ी है, उससे आवाज़ थोड़ी आती, उसको हम सिर्फ देख सकते हैं। तो और आगे आपका आता है स्मार्ट बोर्ड। तो स्मार्ट बोर्ड जो है वो दोनों तरह से है। स्मार्ट बोर्ड आपका क्या हो जाएगा, ऑडियो भी हो जाएगा और आपका बसरी भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या होता है इस स्मार्ट बोर्ड में से आवाज़ भी आती है और तस्वीर भी दिखती है हमें, ठीक है। तो ये दोनों में काउंट होता है। लेकिन जो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन में जो है एक एक चीज़ लिखी हुई है। अगर यहाँ लिखी हुई होती बसरी और समी एक ही ऑप्शन में लिखी हुई होती है तो हम उसको चूज करते, लेकिन यहाँ लिखी हुई है अलग अलग, तो इसलिए हम ए ऑप्शन को ही यूज करेंगे। क्योंकि बसरी यानी कि जो ये तीन चीज है, तीनों चीजों में एक चीज कॉमन है, वो है देखने वाली चीज, है ना, बसरी, इसलिए हम पहले ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है। बाकी हो जाएंगे गलत, ठीक। जैसे इसमें लिखा हुआ भी है तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के जरिए जबान के नए तसुरात को सीखते हैं, तो ये आमोजिश का बसरी अंदाज कहलाता है, यानी कि विजुअल जो होता है आपका, विजुअल टीएलएम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है जबान पढ़ाने के लिए समी और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल किस लिए मुफीद है। मुफीद मतलब कि फ़ायदेमंद है, उपयोगी है, ठीक है। कौन कौन से, समी यानी कि ऑडियो, आपकी ऑडियो वाले टीएलएम, और दूसरे क्या है, विजुअल वाले, ठीक है, विजुअल, ठीक, यानी कि सुनने और बोलने वाले किसके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, ये वो पूछा गया है। पहला आपका है दुरुस्त तलफ़ुज़, और बी ऑप्शन है आपका सही तहरीर, और सी ऑप्शन है दुरुस्त पढ़ना, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए भाई इसका क्या आंसर आएगा। जी हाँ, ए आंसर, सब लोग आंसर जो दे रहे हैं वो ए दे रहे हैं, है ना। हाँ, वही किसी ने पूछा है कि उर्दू की क्लास चल रही है यहाँ पे, क्या नाम है आपका, रुबाब जी बोल रहे हैं नो हिंदी इज नॉट वर्किंग, मतलब ए आंसर। सब लोगों का जो आंसर चल रहा है वो चल रहा है ए आंसर, ए आंसर चल रहा है सब लोगों का, है ना, टोटल लोगों का ए आंसर है, और ए आंसर जो है आप लोगों का बिल्कुल सही है। ए आंसर क्या है आप लोगों का, सही है।
जो आपका ऑडियो वाली और बसरी होती है, यानी कि देखने वाली और सुनने वाली, तो ये किस चीज़ पर काम करती है? तलफ़ुज़ पर काम करती है, क्योंकि जब हम देख के पढ़ते हैं तो सही तरीके से और सही ढंग से पढ़ते हैं। और दूसरा, जब हम सुनते हैं तो सुनने से हम जो जैसा सुनेंगे वैसा बोलेंगे। एक मिसाल भी है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जैसा सुनते हैं वैसे ही बच्चा बोलता है, और सच भी है ये, है ना। वही चीज़ सच है कि नकल करके बच्चा सीखता है, तो जो सुनता है वो बोलता है। तो क्या होता है, जैसा हम सुनेंगे वैसे ही हमारा तलफ़ुज़ होगा, यानी कि दुरुस्त तलफ़ुज़ होगा हमारा, ठीक है। बाकी जो ऑप्शन हो जाएंगे वो आपके गलत हो जाएंगे। ज़बान पढ़ाने के लिए समी और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए मुफीद है, यानी कि फ़ायदेमंद है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे जो आता है आपका क्वेश्चन, वो आता है इब्तदाई सतह पर तदरीसी मवाद की हैसियत से सबसे अहम कौन सा है, ठीक है। क्या पूछा गया है? सबसे पहले तो इब्तदाई सतह है, यानी कि 1 से 5 तक की सतह है, आपकी क्लास है 1 से 5 तक की। उसके अंदर क्या हो रही है? तदरीस हो रही है, यानी कि शिक्षण हो रहा है, ठीक, यानी कि टीचिंग हो रही है। तो टीचिंग में क्या पूछा है? तदरीसी मवाद, यानी कि शिक्षण, टीएलएम, ठीक। तो टीएलएम के बारे में पूछा गया है। तो टीएलएम कौन सा आपकी शिक्षण में सबसे उपयोगी है? शिक्षण का पूछा गया है, तदरीस के बारे में पूछा गया है, तो वो पूछा गया है कि कौन सा मवाद, यानी कि कौन सा टीएलएम सबसे फायदेमंद है, ठीक है। पहला ऑप्शन है आपका वर्कशीट, और बी ऑप्शन है हकीकी मवाद, और सी ऑप्शन है आपका दरसी किताब, और डी ऑप्शन है फिल्मी मीडिया या कंप्यूटर। तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा इसका? बी आंसर, सब लोगों का बी आंसर आ रहा है ना, टोटल लोगों का। और जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं करा भाई, वो एक बार वीडियो को लाइक कर देना। और जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता है, सबको पता है। चलिए भाई, बी आंसर दे रहे हैं सब लोग। टोटल लोगों का बी आंसर है, जितने भी लोग हैं सब लोग बी आंसर दे रहे हैं भाई। अरे बी आंसर नहीं, बी आंसर नहीं है, गलत है बी आंसर। चलो मैं कर देता हूँ गलत, कुछ और सोचो। बी आंसर जो है वो गलत है आपका। लगाओ दिमाग, अब 3 ऑप्शन है आपके पास, 3 में से कौन सा सही होगा? अच्छा, 24 क्वेश्चन एक्सप्लेन, अच्छा एक्सप्लेन तो कर दिया आपको। यानी कि देखो 1 से 5 तक की क्लास है, और क्या पूछा गया है? आपकी तदरीस, यानी कि शिक्षण, यानी कि टीचिंग के अंदर टीचिंग से जुड़ा हुआ, टीचिंग से यानी कि शिक्षण से जुड़ा हुआ टीएलएम के बारे में पूछा गया है कि सबसे अहम कौन सा है, ठीक है। तो बताओ। सी आंसर, अच्छा सी आंसर आने लगा अब सी भी, ओके, अब सी आंसर देने लगे है ना। चलिए भाई, तो सी आंसर आप लोगों का सही है ना। क्यों सही है? देखो, वर्कशीट जो होती है, वर्कशीट सिर्फ आपकी तदरीस में काम थोड़ी आती है, कुछ भी कर सकते हैं। हम तो बचपन में क्या करते थे, वर्कशीट का ऐसे पेपर था हमारे पास, पेपर का हेलीकॉप्टर बनाया और ऐसे उड़ाने लगे, खेलने लगे। या पेपर है हमारे पास, उसको मोड़ तोड़ के हमने नाव बना ली और पानी में चला रहे हैं ना। तो क्या हो गया, ये क्या शिक्षण का पार्ट है? मतलब सीख रहे हैं, हमारी क्रिटिकल है भाई, थिंकिंग है, बढ़िया चीज चल रही है। लेकिन क्या अच्छी पूछी गई है? शिक्षण पूछा गया है आपका टीचिंग के अंदर। तो टीचिंग थोड़ी चल रही है इस चीज की, ठीक। ये एग्जाम में थोड़ी आएगा, एग्जाम में जो आएगा उसको तो कहते हैं टीचिंग का पढ़ाना, ठीक। तो ये एग्जाम में थोड़ी आ रही। हकीकी मवाद, हकीकी मवाद क्या होगा? देखो जैसे ये फोन है, ये क्या है? ये हकीकी मवाद है, हमारे सामने है, ये उपस्थित है हमारे सामने, रियल है ये, है ना। तो इसका क्या इस्तेमाल कर, टीचिंग में थोड़ी इस्तेमाल करते हैं हम। ज्यादातर तो हम इस रील स्कोर करते हैं इस पे, है ना। रील्स देख रहे हैं हम ज्यादा, है ना। रील देख रहे हैं, फिल्म में देख रहे हैं, फोटोज देख रहे हैं, अपना फोटो बना रहे हैं, अपने वीडियो बना रहे हैं ना, ये सब चीजें यूज कर रहे हैं। तो जरूरी थोड़ी हकीकी मवाद जो होगा वो आपके शिक्षण में ही हो जाए। और फिल्मी मीडिया और कंप्यूटर, तो कंप्यूटर में भी हम बहुत सारी चीजें करते हैं, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई थोड़ी कर रहे हैं, और भी चीजें कर रहे हैं। फिल्म हो गई तो फिल्म तो अलग ही चीज, दुनिया है, अलग ही दुनिया है। तो जो सही है, जो तदरीस में ही यूज होता है, उससे बाहर नहीं जाएगी, वो होती है आपकी दरसी किताब, यानी कि सिलेबस वाली किताब, आपका पाठ्यक्रम जो होगा आपका, ठीक है। जो आपका पाठ्यक्रम होगा, ठीक। जवाब क्या है? इब्तदाई सतह पर तदरीस व तदरीसी मवाद की हैसियत से सबसे अहम तदरीसी किताब है, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे जो आपका क्वेश्चन आता है वो आता है, जबान के अंदाजे कदर का मतलब पैमाइश है।
ठीक, पैमाइश मतलब क्या, मापना, मापना पूछा गया है। और जबान के अंदाजे कद्र के मतलब, ठीक है, मुता अंदाजा कद्र पूछा गया है, सीधा सीधा इसका यही है भाई कि जबान का अंदाजा कद्र पूछा गया है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका, अपने हमजोलियों के मुकाबले में हर आमोजगार ने किस तरह कामयाबी हासिल की है। ठीक है, यानी कि तुलना कर रहे हैं यहाँ पर, यानी कि एक स्टूडेंट से दूसरे स्टूडेंट की तुलना हो गई यहाँ पर। बी ऑप्शन है आपका, इसकी कुल या मजमूई हसूलियाबी, यानी कि जो बच्चे की हम अंदाजा कदर करेंगे, आकलन करेंगे, यानी कि उसका पूरा का पूरा हम ये चीज़ चेक करेंगे कि उसने क्या सीखा है। ठीक है, कुल यानी कि पूरा, मजमूई तौर पर भी यही होता है, मजमूई का मतलब भी होता है कि पूरा का पूरा, ऑल जो भी उसने सीखा है। ठीक है, सी ऑप्शन है आमोजगारों की जबान में हसूलियाबी। ठीक, और डी ऑप्शन है आमोजगारों की जबान की काबिलियत और क्या है भाई, महारत का अंदाजा कदर करना। तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा। ए आंसर, ए आंसर ज्यादा दे रहे हैं सब लोग, है ना। ए बी, कुछ लोगों का बी है और किस लोगों का जो है ए है। ठीक है, बी और ए चल रहा है, तुक्का है मेरा सर। अच्छा, तो आपने क्या आंसर दिया तुक्के में? क्या नाम है आपका, बुसरा जी? चलिए, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी आंसर, है ना। इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका डी आंसर। क्यों? देखो, सबसे शुरू में क्या बात कही है कि अपने जो बच्चों के जो हमजोली है उनके मुकाबले में ये देखना कि किसने ज़्यादा बेहतर सीखा है। तो क्या हो गई यहाँ पर, हो रही है तुलना। और तुलना क्या होती है भैया, गलत होती है ना। सीटेट क्या कहता है, किसी भी बच्चे की किसी से भी तुलना मत करो, बच्चा जो है सब अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंट है सबके अंदर, है ना, सब अलग अलग है, तो कभी किसी की तुलना मत करो। तो जहां तुलना आ गई वो ऑप्शन गलत हमारा। ठीक है, कुल कुल वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने पूरी चीज थोड़ी सिखाई है, हम तो वो चेक करेंगे जो हमने सिखाई है या हम सिखाने वाले हैं। ठीक, यानी कि जैसे टीचर होता है, टीचर क्या करता है, जब हम कुछ चीज़ सिखाने वाले होते हैं तो हम ये चेक करते हैं क्या इसको ये चीज़ आती है या नहीं आती, फिर हम आगे सिखाते हैं उसको। या फिर हम ये देखते हैं कि उसको ये चीज़ आ गई, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी ये बच्चों को आती है, उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल ये आता है या नहीं आता है ना। तो ये चेक करेंगे, पूरा थोड़ी चेक कर लेंगे हम कि पूरा ही ज्ञान कितना है ना, ये थोड़ी चेक करेंगे। ठीक, आगे जो होता है आपका आमोजगारों की जबान में हसूलिया भी, आमोजगारों की जबान में। ठीक, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन इससे सबसे बेहतर जो है वो आंसर है आपका डी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम काबिलियत देख रहे हैं, यहाँ पे ना ही तुलना हो रही है, ना ही कुछ हो रहा है, ना ही पूरा देख रहे हैं, हम सिर्फ बच्चे की काबिलियत देख रहे हैं कि बच्चे की कितनी काबिलियत है और कितना सीखा है उसने, और क्या सीख रहे हैं, उसकी महारत, कि जबान की कितनी महारत है, उसे कितनी पकड़ है जबान के ऊपर, ये हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, जवाब क्या है, जबान के अंदाजे कद्र का मतलब आमोजगारों की जबान की काबिलियत महारत की पैमाइश है। ठीक है, पैमाइश मतलब के मापना, यानी कि आपकी काबिलियत और महारत को मापना, ठीक, पैमाइश करना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, ये है दर्ज झेल में से किसकी नज्म के अंदाजे कद्र के जज्ब के तौर पर वकालत नहीं की जा सकती, है ना। यानी कि जो आपका नज्म है, नज्म के तौर पर, नज्म के अंदाजे कद्र में किस चीज की वकालत नहीं कर सकते हम, यानी कि अंदाजे कद्र नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका कवायद, दूसरा ऑप्शन है आपका लफ्जियात यानी कि शब्दावली, और सी ऑप्शन है शायरी आलाकार यानी कि अलंकार, और डी ऑप्शन है आपका नज्म का मौजू यानी कि नज्म का विषय। तो बताइए भाई क्या आंसर आएगा इसका। सी में कंफ्यूज होते हुए मेरा सी आंसर ठीक हो गया। अच्छा, शहीद, शहीद नाम था ना आपका शायद। जी, तो सबका आंसर जो आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है ना। ज्यादातर जो आ रहा है आंसर वो ए आ रहा है ना। चलिए भाई, तो ए आंसर जो है आपका, क्या पूछा था, नहीं, तो ए आंसर आपका सही है ना। ये आंसर आप लोगों का सही है, क्योंकि नज्म के अंदर जब हम अंदाज़े कद्र करते हैं तो हम व्याकरण नहीं देखते, क्योंकि अंदाज़े कद्र हम किस चीज़ का करेंगे, जिसमें व्याकरण, अगर हम अंदाज़े कद्र व्याकरण का करेंगे तो उसके अंदर व्याकरण होनी चाहिए, लेकिन नज्म के अंदर कोई व्याकरण का कोई रोल नहीं है, क्योंकि नज्म में तुकबंदी होती है,
ले होती है, रिदम होता है ना। जहाँ जो चीज़ फिट हो रही है वहीं पे वो गा दिया उसने, वही बोल दिया, तो तुकबंदी ज़्यादा होती है। तो इसमें क्या होता है, अंदाजा कर जो होता है वो हमारा आपका जो ये है कवायद यानी कि व्याकरण, इसका अंदाजा कद्र नहीं होता है। ठीक है, लफ्जियात का अंदाजा कद्र होता है, बिल्कुल होता है। और शायरी आलाकार, इसका अंदाजा कद्र बिल्कुल होगा। जो आपका आकलन क्या होता है, अलंकार, तो अलंकार का तो आकलन होगा भाई कि कितना बोला है, कितने इसमें अल्फाज है, क्या रिदम है, कितनी स्पीड थी, कहाँ क्या खींचा है, मतलब ऊंची आवाज़ कहाँ थी, हल्की आवाज़ कहाँ थी, है ना। तो ये सब चीज़ें देखी जाती है। और मौजू तो होना ही चाहिए, यानी कि कोई ना कोई विषय तो होना चाहिए, कोई ना कोई टॉपिक तो होना चाहिए नज्म को, तभी तो गाएंगे, है ना। चलिए भाई, नज्म के अंदाज़ कद्र के जुज्व के तौर पर कवायद की वकालत नहीं की जा सकती, है ना, की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो आता है आपका क्वेश्चन, वो आता है अपने तलबा की कम ग्रेड के सबब के तौर को जानने के लिए उस्ताद के जरिए एक टेस्ट लिया जाता है। यानी कि जो बच्चा है, जो तलबा है, उसके जो है कम नंबर आए हैं, तो कम नंबर जांचने के लिए कि क्यों कम नंबर क्यों आए हैं, कहाँ गलती की है तलबा ने, ये जांचना है। तो कौन सा अंदाजा कद्र करेंगे वो हमने क्वेश्चन ने पूछा है ना। पहला जो आंसर है वो है आपका तशखीसी जांच, और बी आंसर है आपका महारती जांच, और सी ऑप्शन है आपका हसूलियाबी की जांच, और डी ऑप्शन है आपका फितरी सलाहियत की जांच। तो बताइएगा भाई क्या आंसर आएगा इसका। सर यू टीज वेरी वेल, जी थैंक यू आशिक, क्या नाम है आपका, ऊपर निकल गया आपका नाम। सईद, आप और पहले एग्जाम दिए सी टेट का क्लियर नहीं हो, अच्छा आपस में बात कर रहे हो, ओके कोई बात नहीं, करते रहो। तो ए आंसर आ रहा है आप सभी का, ए आंसर दे रहे हो आप लोग। तो ए आंसर जो है वो आपका बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। ठीक है, जब हम किसी की चीज, कोई बच्चा है और उसे कम नंबर आ रहे हैं, तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ कमी रह गई, क्यों कम आए हैं बच्चे के नंबर, है ना। तो जब हम कमी ढूंढते हैं तो उसको बोलते हैं तखसीसी जांच, और हिंदी में बोलते हैं इसको निदानात्मक आकलन। ठीक है, और बी आंसर आपका हो जाएगा महारती की जांच हम नहीं देख रहे, हसूलियाबी की जांच यहाँ नहीं हो रही, और फितरी सलाहियत की जांच भी यहाँ नहीं हो रही है ना। सीखने के दौरान बच्चों को दर दरपेश मुश्किलात का पता लगाने और उनकी मुश्किलात की वजह को मालूम करने को तखसीस जांच कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है ये, नोम चोम्स्की का मानना है कि बच्चों को जबान में महारत हासिल करने के लिए ज़रूरी है। तो जो जबान सीख रहे हैं बच्चे और उसमें महारत कर रहे हैं, यानी कि जबान को पकड़ महसूस कर रहे हैं, मतलब जबान पर पकड़ महसूस कर रहे हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है नोम चोम्स्की के अकॉर्डिंग, वो पूछा गया है ना। पहला ऑप्शन है आपका तुतलाने, और दूसरी शुरुआती जबान रवैये को तकवियत, ठीक, यानी कि बढ़ावा देना। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका नकल और मस्क, और सी ऑप्शन है आपका इब्तदाई बचपन में जबान से साबिका, और डी ऑप्शन है कवायद की जल्द तदरीस। तो बताइए कि भाई क्या आंसर आएगा इसका चॉम्स्की के अकॉर्डिंग। ठीक है, चॉम्स्की की थ्योरी तो आप लोगों को पता ही है, तो बताइए कि भाई सब लोग आंसर। सी आंसर, सी 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 सी, सब लोगों का आंसर जो आ रहा है सी आ रहा है ना। और मैं एक बार फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर दो, है ना, और शेयर भी करो भाई। चलिए भाई, सी आंसर आ रहा है आप लोगों का, तो सी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही आंसर सी ही है। पहला जो हो जाएगा वो खत्म, गलत हो जाएगा, क्योंकि तुतलाना और दूसरी शुरुआती रवैयों की बात नहीं की है चोम्स्की ने, और नकल और मस्क की बात जो की है वो स्किनर ने की है, ना कि चोम्स्की ने की है। और कवायद की बात इन्होंने की है, लेकिन कौन सी कवायद की बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है, यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर की बात की है इन्होंने, जो सबके अकॉर्डिंग होती है, फितरी तौर पर होती है वो, है ना। तो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है इब्तदाई बचपन में जबान से साबिका, साबिका करेगी, यानी कि इंटरेक्ट होना। ठीक है, देखिए भाई जवाब क्या लिखा हुआ है। नोम चोम्स्की के ज़बान की हसूलियाबी का आला कार का तस्वूर पेश किया है
और ये बताया कि बच्चों में ज़बान सीखने की सलाहियत पैदाइशी और फितरी होती है। बच्चे इब्तदाई बचपन में ज़बान से साबिका के नतीजे में ज़बान सीखते हैं। ठीक है, इनका क्या कहना है भैया? इनका यही कहना है कि बच्चे जो करते हैं वो हसूलियाबी करते हैं, और जब पैदा होते हैं तो अपने साथ एक ख़ास किस्म का डिवाइस लेकर आते हैं जो दिमाग में फिक्स होता है, और इनको जब ये पैदा होते हैं तब से ही इनके अंदर सलाहियत होती है ज़बान सीखने की। और इन्होंने ये भी कहा है जब ये ज़बान से रूबरू होते हैं, ठीक है, यानी साबिका होते हैं, यानी कि रूबरू हो गए ज़बान से, तो ऑटोमेटिकली ही इनको ज़बान सीख जाएगी या आने लगेगी इनको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ज़बान के अंदाज़े कद्र का खास मकसद होता है। ठीक है, अंदाज़े कद्र का मकसद पूछा गया है ज़बान में। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका आमुज़गार की हसूलियाबी की जांच, और बी ऑप्शन है आपका क्लास में आमुज़गारों के रैंक की जांच, रैंक यानी कि नंबरों की जांच। सी ऑप्शन है आपका मजमूई या कुली हसूलियाबियों की जांच, और डी ऑप्शन है आमुज़गारों की ज़बान की महारत की जांच। तो बताइए कि भाई इसका सही आंसर क्या होगा, है ना? तो बताइए कि भाई क्या आंसर आएगा आप लोगों का? तो सब लोगों का आंसर जो आ रहा है वो ए आंसर आ रहा है, कुछ लोगों का डी भी है, कोई डी बता रहा है और कोई ए आंसर बता रहा है ना? चलिए भाई देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। इसका सही आंसर है ए आपका, है ना? यहाँ क्या पूछा गया है? यहाँ जबान का अंदाज़ कद्र पूछा गया है, यानी कि जबान का आकलन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या आकलन करते हैं हम सबसे शुरू में? आमुज आमुज़गारी की हसूलियाबियों की जांच करते हैं। हसूलियाबी मतलब कि कितना उसने हासिल किया है, कितना ज़बान को अर्जन किया है, ये हमारा पहला जांच होता है जो कि ज़बान के लिए हम करते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन हो जाएगा आपके गलत। क्या लिखा है? ज़बान के अंदाज़े कद्र का खास मकसद आमुज़गार की हसूलियाबियों की जांच होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? रैंक, रैंक की कोई हम जो है ज़बान में रैंक की कोई अहमियत नहीं होती, ज़बान सीखने की बात हो रही है ना? और मजमूई तौर यानी कि पूरी तौर से, यानी कि कुल कुल मिला के जो क्या हसूलियाबी की है वो भी नहीं करेगा हम, क्योंकि कुल में तो सारी ही हसूलियाबी हो जाएगा उसका। सिर्फ लैंग्वेज थोड़ी आई, कुछ और सीख रहा है बच्चा वो भी आ जाएगा। तो सारा ही जो आपका डेवलपमेंट है पूरी ही बॉडी का या पूरे ही दिमाग का, जो ऑल ऑफ जो आपका डेवलपमेंट है, तो सारी ही बात आ जाती है आपकी मजमूई या कुली हसूलियाबी में। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है सिर्फ ज़बान की। ठीक है, और सब्जेक्ट भी आपका ज़बान का ही है, ना कि आपका सीडीपी। सीडीपी होगा तो उसमें आएगा आपका सी ऑप्शन सही। ठीक है, चलिए यहाँ महारत की जांच भी नहीं करेंगे हम सिर्फ ज़बान की जांच करते हैं कि कितना हसूलियाबी किया है बच्चे ने। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, एक ज़बान के बोलने वालों में दूसरी ज़बान के अल्फाज और जुमलों का इस्तेमाल आम बात है, इससे क्या कहा जाता है? ठीक है, अब क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, हम सभी करते हैं कि एक ज़बान में हम बोल रहे हैं, लेकिन बोलते बोलते क्या करते हैं, हम दूसरी ज़बान के अल्फाज यूज़ करने लगते हैं या सेंटेंस यूज़ करने लगते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बोलते रहे, हिंदी बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, नहीं बोलते बोलते क्या करते हैं, इंग्लिश के वर्ड भी हम यूज़ करने लगते हैं। तो उसको क्या करते हैं, है ना? पहला ऑप्शन है आपका ज़बान और उसके अल्फाज को बदलना या मिलाना। बी ऑप्शन है आपका ज़बान की मुंतकली यानी कि ट्रांसफ़र करना। और सी ऑप्शन है काबिल फ़हम गुफ्तगू यानी कि काबिल फ़हम गुफ्तगू करना। फ़हम का मतलब होता है समझ, समझ के साथ क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं। और डी ऑप्शन है आपका समाजी लिसानी रवैया। तो बताइए कि भाई इसका सही आंसर क्या है? बी आंसर, बी 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 बी, ज़्यादातर जो आंसर आ रहा है वो बी आंसर आ रहा है। अच्छा से अब रोज आएंगे अपन। अच्छा सही उसरा जी, कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप? ये अपन टाइगर श्रॉफ के पापा की लैंग्वेज, टाइगर्स क्या नाम है उसका, जैकी श्रॉफ जी बोलते हैं ऐसे तो। चलिए भाई, तो इसका सही आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग? आपस में बातें कर रहे हो, बी आंसर दे रहे हो, बी आंसर ज़्यादा चल रहा है ना? ट्रांसफर लैंग्वेज, अच्छा। ज़्यादातर जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है आपका बी आंसर। तो बी आंसर जो है आपका वो बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। ठीक है,
तो इसका जो सही आंसर होगा वो बी होगा। जब हम किसी लैंग्वेज में बात करते हैं और अचानक से हम क्या करते हैं, दूसरी लैंग्वेज के वर्ड यूज़ करते हैं या सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं हम, ज़बान की मुंतकली यानी कि ट्रांसफ़र करना। ठीक है, एकदम से हम एक ज़बान से दूसरी ज़बान में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, अल्फाज का बदलना या मिलाना ये कोई मायने नहीं है, इसमें कुछ काम नहीं आता। और फ़हम गुफ्तगू, ये तो भाई फ़हम तो होगी। अब क्या कर रहे हैं हम, अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं इंग्लिश के, वो हिंदी बोल रहे हैं, बोलते बोलते इंग्लिश के हम अल्फाज यूज़ कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं ताकि सामने वालों को समझ में आ जाए अच्छे से, है ना। तो भाई ये तो होगा ही, कंपलसरी है ये तो चीज़ें। समाजी लिसानी रवैया भी यहाँ पे भी गलत हो जाएगा। ठीक है, समाजी लिसानी रवैया वो होता है जो आपका समाज से जुड़ी हुई भाषा है और क्या कर रहे हैं, रवैया यानी कि बिहेवियर से चीज़ सीख रहे हैं ना। देखो भाई क्या लिखा है, एक ज़बान के अल्फाज का दूसरी ज़बान में इस्तेमाल होना ज़बान की मुंतकलिक यानी कि लैंग्वेज ट्रांसफ़र कहलाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन था भाई वो यही था। 15 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं और आपके जो सीटेट में लैंग्वेज में जो पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं वो 15 ही आते हैं। तो आज के जो पेडागोजी के क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 30 क्वेश्चन हम नंबर है हमारे, यानी कि 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये आज का लास्ट का क्वेश्चन था, और जो भी आपका डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो, फिर उसके बाद हम क्लास को फिनिश करते हैं, है ना। लेकिन लास्ट बार मैं ये कहूँगा कि भाई सब लोग वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अच्छी अच्छी, लाइव फिनिश होने के बाद जो भी फीडबैक देना चाहते हो आप लोग फीडबैक दे देना, है ना। चलिए भाई, कुछ डाउट है तो पूछिए भाई। थैंक यू सर जी, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू, ओके, वेलकम जी। जी, वेरी नाइस सेशन सर, ओके, थैंक यू। चलिए फिर, है ना, कोई डाउट है तो पूछिए भाई। सर कितने बजे क्लास होती है, शहनाज जी? जो आपकी जो 7 बजे क्लास होती है ये आपका फिक्स टाइम है ऐसे टीचर एकेडमी का। यहाँ पे जो चलती है सीडी भी चलती है 7 बजे, लेकिन कभी कभी जो है अलग सब्जेक्ट भी आपके होने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है, सीडी भी नहीं होती, अदर लैंग्वेज भी हम कर लेते हैं, लैंग्वेज के साथ साथ अदर सब्जेक्ट भी हम कर लेते हैं, जैसे ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, कोई सा भी लैंग्वेज या कोई सी भी सब्जेक्ट हम यूज़ कर लेते हैं, मतलब पढ़ाने लगते हैं, क्लास कर लेते हैं ना। पर मेन जो टाइम है 7 बजे का वो सीडीपी का है ना, सादा अफसर की क्लास का है। चलिए भाई, है ना। मैं पास हो गई, आपकी बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं आपकी क्लास में फ़र्स्ट बार आई हूँ सर एग्ज़ाम के बाद। अच्छा, रौनक जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम रौनक जी, और वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आप लोगों का जो है, आपका जो है सीटेट पास हो चुका है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेसन्स। रौनक जी जो है वो हमारी पुरानी स्टूडेंट है और उन्होंने बैच भी लिया था और बैच की स्टूडेंट है ये, और इन्होंने उर्दू जो पढ़ी थी वो हमसे ही पढ़ी थी। मैंने ही पढ़ाया था उर्दू उस टाइम पे, है ना, बैच में। चलिए भाई, है ना, कॉन्ग्रेचुलेसन भाई आप लोगों को जो जो पास हो चुके हैं। चलिए फिर क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। जो भी आपका फीडबैक रहेगा, क्लास का फीडबैक, अच्छा जैसा भी फीडबैक देना चाहते हो आप लोग कमेंट कर करके अपना फीडबैक दे सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, इंजॉय कीजिए, है ना।